तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टर फिफ्थ नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इससे पहले इस फ्रेंचाइजी में हमें 4 पार्ट देखने को मिल चुके हैं। चारों ही बड़े हिट थे और 5 हमें इंतज़ार था, तो वो हमें देखने को मिलने वाला है। उसी की अपडेट मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो केमिली डेलमरे द्वारा निर्देशित और बिल कोलाज, एडम कूपर और ल्यूक बेसन द्वारा लिखित है। यह रीबूट और ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म। इसमें फ्रैंक मार्टिन के रूप में एड स्क्रेन, रे स्टीवेंसन, लोन चैबनोल, गैब्रिएला राइट, तात्याना पाजकोविच, यू विंक्सिया, रेडिवोजे बुकविक, लेन कुद्रजाविस्की, अनातोले ताउबमैन और नोएमी लेनोयर शामिल है। फिल्म में फ्रैंक खुद को अन्ना चबनोल द्वारा रचित एक बैंक डकैती और अपहरण की साजिश में फंसा हुआ पाता है। चौथी ट्रांसपोर्टर फिल्म में मूल फ्रेंचाइजी स्टार जेसन स्टैथम को शामिल करने की योजना बनाई गई थी, जिन्हें अतिरिक्त किश्तों के निर्माण के लिए यूरोपाकॉर्प के साथ 3 फिल्मों का सौदा करने की पेशकश की गई थी। स्टैथम के साथ बातचीत विफल होने के बाद स्क्रेन को काम पर रखा गया और फ्रेंचाइजी को फिर से शुरू किया गया, जिसमें पहली 3 फिल्मों से कोई वापसी करने वाला कलाकार नहीं था। मुख्य फोटोग्राफी पेरिस में हुई। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल को नाटकीय रूप से 4 सितंबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 5 दिन बाद यूरोपाकॉर्प द्वारा फ्रांस में रिलीज किया गया था। यह मुख्य रूप से यूरोपाकॉर्प द्वारा वितरित पहली ट्रांसपोर्टर फिल्म है। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने पटकथा की आलोचना की और इसे अन्य ट्रांसपोर्टर फिल्मों की तुलना में कमजोर पाया। इसने दुनिया भर में 72.6 मिलियन डॉलर की कमाई की। कथानक 1995 में रूसी आपराधिक डकैत अर्कडी कारासोव और उसके सहयोगियों लियो इमासोव और यूरी ने फ्रेंच रिवेरा में प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के यौन तस्करी के कारोबार को अपने कब्जे में ले लिया। वेश्याओं में से एक युवा अन्ना और मैसा है। करासोव मैसा को अपने साथ ले जाने में रुचि लेता है। 15 साल बाद अन्ना कारासोव के आपराधिक उद्यम को खत्म करने की अपनी योजना को लागू करने के लिए किसी को बुलाती है। पूर्व स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव फ्रैंक मार्टिन एक कुशल ड्राइवर है, जो अपनी ऑडी S8 में संदिग्ध ग्राहकों के लिए वर्गीकृत पैकेज और लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्रैंक एक सेवानिवृत्त MI6 एजेंट और फ्रैंक जूनियर के पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर को चुनता है। बाद में उस रात कार्लटन कांस होटल में अन्ना और कियाओ ने करासोव के पैसे के प्रभारी अकाउंटेंट की हत्या कर दी और भागने से पहले होटल के कमरे में एक मृत वेश्या का शव रख दिया। फ्रैंक जूनियर के आवास पर अपने पिता के साथ रात्रि भोज के दौरान एना फ्रैंक जूनियर को एक ट्रांसपोर्टर के लिए बुलाती है और उसे होटल बैरियर ले मैजेस्टिक कांस में उससे मिलने के लिए कहती है। अगली सुबह कारसोव और उसकी महिला मैसा को पता चलता है कि उसके अकाउंटेंट की हत्या कर दी गई है और एक मृत वेश्या उसके समूह का हार पहने हुए पाई जाती है। फ्रैंक जूनियर की मुलाकात अन्ना से होती है, जो उसे मोंटे कार्लो में मेडिटेरेनियन बैंक से लेने के लिए कहती है, जिसे वह स्वीकार कर लेता है। वह बैंक में अन्ना से मिलता है, जहां उसके साथ कियाओ और मारिया सहित 3 महिलाएं शामिल होती है। संदेह होने पर फ्रैंक महिलाओं को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वे फ्रैंक जूनियर को सहयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए उसे बंदूक और उसके पिता को बंदूक की नोक पर पकड़े जाने का एक लाइव वीडियो दिखाकर धमकाते हैं। फ्रैंक जूनियर पुलिस से बचने में कामयाब हो जाता है, महिलाओं को एक सुरक्षित घर में ले जाता है और जीना और उसके पिता से मिलता है। एना ने खुलासा किया कि उसके पिता को जहर दिया गया था और अगर फ्रैंक जूनियर ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था तो वह मर जाएगा, क्योंकि उनके पास मारक दवा है। फ्रैंक अनिच्छा से स्वीकार करता है और अन्ना फ्रैंक जूनियर से कहता है कि वे संवेदनाहारी गैस चुरा लेंगे। उसे पता चलता है कि अन्ना और महिलाएं करासोव की पूर्व वेश्याएं थीं, जिनके साथ उसने कार्य इतिहास साझा किया था। इस बीच करासोव और मैसा को पता चला कि महिलाओं ने करासोव के सहयोगियों की सूची वाली एक लॉगबुक चुरा ली है और करासोव को एहसास हुआ कि फ्रैंक जूनियर शामिल था। फ्रैंक जीना, कियाओ और अन्ना को इमासोव के स्वामित्व वाले रेव पार्टी क्लब में ले जाता है। उन्होंने इमासोव सहित क्लब के सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए गैस बंद कर दी, जिससे उन्हें उसकी उंगलियों के निशान मिल गए, जिससे उन्हें उसके बैंक खाते तक पहुंच मिल गई और अन्ना ने पैसे उसके खाते में स्थानांतरित कर दिए। फ्रैंक सीनियर और मारिया यूरी के विमान में घुसपैठ करते हैं और फ्रैंक जूनियर द्वारा उन्हें लेने से पहले उसकी उंगलियों के निशान अपने खाते में सुरक्षित कर लेते हैं। मारिया को यूरी के एक अंगरक्षक ने गोली मार दी थी,
इसलिए वे उसकी जान बचाने के लिए उसे वापस सुरक्षित घर में ले गए। एना ने खुलासा किया कि जहर एक छलावा था, इसलिए फ्रैंक जूनियर और सीनियर लड़कियों के काम पूरा करने के बाद चले जाते हैं। करासोव के सहयोगियों ने करासोव से फ्रैंक जूनियर और उसके समूह की लड़कियों के साथ उसके इतिहास के बारे में पूछताछ की, इसलिए करासोव ने फ्रैंक सीनियर का अपहरण कर लिया और फ्रैंक जूनियर को फ़ोन किया और मांग की कि वह लड़कियों को अपनी नौका पर ले आए, अन्यथा वह उसके पिता को मार डालेगा। फ्रैंक जूनियर लड़कियों के पास लौट आता है, लेकिन जीना समूह छोड़ देती है। फ्रैंक जूनियर महिलाओं को करासोव की नौका पर ले जाता है। यूरी और इमासोव भी नौका पर आए। उन्होंने करासोव पर उनके पैसे चुराने का आरोप लगाया और अन्ना ने आरोप लगाया कि करासोव ने लड़कियों को उनके लिए उनके पैसे चुराने का आदेश दिया था। करासोव अपने सहयोगियों को अपना खाता दिखाता है, लेकिन जीना नौका पर चढ़ने और चुराए गए सभी पैसे उसके खाते में स्थानांतरित करने में सफल हो जाती है। डबल क्रॉस एक गोलीबारी होती है, जिसमें कियाओ और मारिया गोलीबारी में मारे जाते हैं। मैसा द्वारा जीना को गोली मारने से पहले जीना ने पैसे वापस चुरा लिए। इससे पहले कि मैसा पैसे वापस ले पाती, जीना ने मैसा का गला घोंट दिया और फिर उसके घाव ने दम तोड़ दिया। फ्रैंक जूनियर एक चट्टान पर करासोव का सामना करता है। अन्ना हस्तक्षेप करता है, करासोव को गोली मारता है और उसके शरीर को समुद्र में गिरा देता है। फ्रैंक जूनियर अन्ना को अपना बदला लेने का जीवन छोड़ने के लिए मनाता है और अन्ना वहां से चली जाती है। एक महीने बाद एना चुराए गए पैसे को अपने दोस्तों और फ्रैंक जूनियर और सीनियर के परिवारों में बांट देती है। कास्ट करें। फ्रैंक मार्टिन जूनियर के रूप में एड स्क्रेन, एक पूर्व भाड़े का अनुबंध चालक, जिसे मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टर के रूप में जाना जाता है। फ्रैंक मार्टिन सीनियर, एक सेवानिवृत्त गुप्त एजेंट और फ्रैंक के पिता के रूप में रे स्टीवेंसन। अन्ना के रूप में लोन चबनोल, 4 भागी हुई यौन दासियों में से एक, जो फिल्म की घटनाओं से 15 साल पहले की एक घटना के लिए करासोव से बदला लेना चाहती है। जीना के रूप में गैब्रिएला राइट, अन्ना की दोस्त और 4 भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक, जो करासोव के खिलाफ निकली थीं। मारिया के रूप में तात्याना पाजकोविच, अन्ना की दोस्त और 4 भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक। कियाओ के रूप में यू वेंक्सिया, अन्ना की दोस्त और 4 भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक। रेडिवोजे बुकविक, एसार, अर्कडी कारासोव के रूप में एक शक्तिशाली रूसी डकैत जिसने फ्रैंक के पिता, साथ ही फ्रैंक के पूर्व भाई बहन का अपहरण कर लिया था और फिल्म की घटनाओं से 15 साल पहले हुई घटना के लिए जिम्मेदार था, जिसमें अन्ना और शामिल थे। उसके दोस्त मैसा के रूप में नोएमी लेनोएर। लियो इमासोव के रूप में लेन कुद्रजाविज्की, अपने बैंकों को लूटने के लिए अन्ना की हिटलिस्ट में दूसरा व्यक्ति, जो नाइट क्लब नृत्य पार्टियों की मेजबानी करता है। यूरी के रूप में यूरी कोलोकोलनिकोव, उनके बैंकों को लूटने के लिए अन्ना की हिटलिस्ट में तीसरा व्यक्ति है और उसके पास एक विमान है। इंस्पेक्टर बेक्टॉय के रूप में समीर गुएस्मी। स्टैनिस्लाव टर्गिन के रूप में अनातोले टूबमैन। उत्पादन 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में यूरोपा कॉर्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स के सहनिर्माण और शीर्षकों के वितरण के साथ एक नई ट्रे की घोषणा की गई थी। 4-5 प्रत्येक फिल्म का बजट संभवतः 25 यूरो मिलियन से 30 यूरो मिलियन के बीच होगा और कम से कम एक फिल्म की शूटिंग चीन में की जाएगी। 6 ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सहवित्त पोषण, वितरण, निर्माण और लेखन करेंगे। 7 जेसन स्टैथम के साथ बातचीत विफल होने के बाद फ्रेंचाइजी को फिर से शुरू किया गया। यूरोपा कॉर्प चाहता था कि स्टैथम पहले स्क्रिप्ट का खुलासा किए बिना 3 अनुबंध सौदे पर हस्ताक्षर करे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में स्टैथम की जगह ली। 8 मार्च 2015 में शीर्षक को द ट्रांसपोर्टर लिगेसी से बदलकर द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड कर दिया गया। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 अगस्त 2014 को पेरिस, फ्रांस में शुरू हुई। 9, 10, 11, 12 रिलीज। यह फिल्म पहले 6 मार्च 2015 को रिलीज होने वाली थी। 5 नवंबर 2014 को यूरोपा कॉर्प ने फिल्म को 19 जून 2015 को रिलीज करने के लिए स्थानांतरित कर दिया। 1 अप्रैल 2015 को यूरोपा कॉर्प ने फिल्म को फिर से 4 सितंबर 2015 पर ले जाया। 14 बॉक्स ऑफिस। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $16 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $56.6 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $72.6 मिलियन की कमाई हुई। 3
18.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इसका सबसे बड़ा क्षेत्र चीन था। 15 उत्तरी अमेरिका में अपने शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म ने 7.4 मिलियन डॉलर की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर चौथे स्थान पर रही। यह चीन में अपने शुरुआती सप्ताहांत में CN 69.8 मिलियन की कमाई के साथ चौथे स्थान पर था। 16 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आइकन इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है। आप इसे जोड़कर मदद कर सकते हैं। सितंबर 2015 ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है। रॉटेन टोमाटोज पर फिल्म को 104 समीक्षाओं के आधार पर 15% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 3.810 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल के पास कुछ अच्छे एक्शन दृश्यों के अलावा देने के लिए बहुत कम है, जिससे इस रिबूट का शीर्षक उद्देश्य की पुनरावृत्ति की तुलना में इच्छाधारी सोच जैसा लगता है। 17 मेटाक्रिटिक पर 24 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 32 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 18 सिनेमास्कोर द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर बीट का औसत ग्रेड दिया। 19 IGN ने इसे 10 में से 7.0 का स्कोर देते हुए कहा, इस रीबूट पर जेसन स्टैथम की छाया बड़ी थी, लेकिन एड स्क्रीन ने इसे पकड़ लिया, जिसका अर्थ है कि फ्रेंचाइजी सुरक्षित हाथों में है। 20 ल्यूक पॉल मॉरिस बेसन, फ्रेंच LYKBS, जन्म 18 मार्च 1959, एक फ्रांसीसी फिल्म निर्माता है। उन्होंने सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988 और ला फेम निकिता 1990 फिल्मों का निर्देशन या निर्माण किया। सिनेमा डुलुक फिल्म आंदोलन से जुड़े उन्हें उनकी फिल्मों लियोन, द प्रोफेशन 1994 और द मैसेंजर, द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ चित्र के सीजर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने अपनी विज्ञान-फाई एक्शन फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फ्रांसीसी निर्देशक का पुरस्कार जीता। उन्होंने 2014 की साइंस-फाई एक्शन फिल्म लूसी और 2017 की स्पेस ओपेरा फिल्म वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स को लिखा और निर्देशित किया। 1980 में अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लेस फिल्म्स डू लूप की स्थापना की, जिसका बाद में नाम बदलकर लेस फिल्म्स डू डॉफिन रखा गया। इसे 2000 में हटा दिया गया जब उन्होंने लंबे समय के सहयोगी पेरेंज ले पोगम FR के साथ यूरोपा कॉर्प की सह-स्थापना की। लेखक, निर्देशक या निर्माता के रूप में बेसन 50 से अधिक फिल्मों के निर्माण में शामिल रहे हैं। प्रारंभिक जीवन बेसन का जन्म पेरिस में हुआ था। उनके माता-पिता दोनों क्लब में स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षक के रूप में काम करते थे। इस परिवेश से प्रभावित होकर एक बच्चे के रूप में उन्होंने एक समुद्री जीव विज्ञानी बनने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी युवावस्था का अधिकांश समय अपने माता-पिता के साथ इटली, यूगोस्लाविया और ग्रीस के पर्यटक रिसॉर्ट्स की यात्रा में बिताया। जब वह 10 वर्ष के थे तो परिवार फ्रांस लौट आया। उनके माता-पिता का तलाक हो गया और दोनों ने दोबारा शादी कर ली। इसके बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून में कहा, यहाँ 2 परिवार है और मैं किसी ऐसी चीज का एकमात्र खराब स्मारिका हूं जो काम नहीं करती, और अगर मैं गायब हो जाऊं तो सब कुछ सही है। अस्तित्व का क्रोध यहीं से आता है। मुझे कुछ करना होगा, अन्यथा मैं मरने जा रहा हूं। 17 साल की उम्र में बेसन के साथ एक गोताखोरी दुर्घटना हुई जिसके कारण वह गोता लगाने में असमर्थ हो गया। 2000 में द गार्जियन के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि इसने उनके करियर की पसंद को कैसे प्रभावित किया। मैं 17 साल का था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इसलिए मैंने कागज का एक टुकड़ा लिया और बाईं ओर मैंने वह सब कुछ डाल दिया जो मैं कर सकता था या जिसके लिए मेरे पास कौशल था, और वे सभी चीजें जो मैं नहीं कर सकता था। पहली पंक्ति छोटी थी और मैं देख सकता था कि मुझे लिखना पसंद है, मुझे तस्वीरें पसंद है। मैं बहुत सारी तस्वीरें ले रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद फिल्में अच्छी होंगी, लेकिन मुझे वास्तव में यह जानने के लिए एक सेट पर जाना चाहिए। मेरा एक दोस्त एक लड़के को जानता था जिसका भाई एक लघु फिल्म में तीसरा सहायक था, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, चलो सेट पर चलते हैं। इसलिए मैं सेट पर गया। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिलने गया और उन्हें बताया कि मैं फिल्में बनाने जा रहा हूँ और स्कूल बंद कर दूंगा और अलविदा।
इसके तुरंत बाद मैंने एक लघु फिल्म बनाई। यह बहुत बहुत बुरा था। मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एक लघु फिल्म बनाई, यह दिखाने में सक्षम होना कि मैं कुछ कर सकता हूँ। 5. कैरियर। बेसन ने कथित तौर पर किशोरावस्था में ही ले ग्रैंड ब्लू के पहले ड्राफ्ट पर काम किया था। बोरियत के कारण उन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया, जिसमें बाद में द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के रूप में विकसित हुई उनकी पृष्ठभूमि भी शामिल थी, जो उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक थी। 6. जो कि किशोरावस्था में उनके द्वारा पढ़ी गई फ्रांसीसी कॉमिक पुस्तकों से प्रेरित थी। उन्होंने अमेरिकी पटकथा लेखक रॉबर्ट मार्क कामेन के साथ इस विज्ञान कथा थ्रिलर की पटकथा का निर्देशन और सहलेखन किया। 7. 18 साल की उम्र में बेसन अपने जन्मस्थान पेरिस लौट आए, जहां उन्होंने फिल्म उद्योग को समझने के लिए फिल्म में छोटी-मोटी नौकरियां कीं। उन्होंने क्लाउड फ्राल्डो और पैट्रिक ग्रैंड पेरेट सहित निर्देशकों के सहायक के रूप में काम किया। उन्होंने 3 लघु फिल्में, एक कमीशन डॉक्यूमेंट्री और कई विज्ञापनों का निर्देशन किया। 8. इसके बाद वह 3 साल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, लेकिन पेरिस लौट आए, जहां उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई। उन्होंने पहले इसका नाम लेस फिल्म्स डू लाउप रखा, फिर इसे बदलकर लेस फिल्म्स डू डॉफिन कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में बेसन ने एरिक सेरा से मुलाकात की और उनसे अपनी पहली लघु फिल्म एलेवन डर्नियर के लिए स्कोर बनाने के लिए कहा। बाद में उन्होंने सेरा से अन्य फिल्मों के लिए संगीत तैयार करवाया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बेसन ने कई एक्शन फिल्में लिखी और निर्मित की है, जिनमें टैक्सी श्रृंखला 1998 से 2007, ट्रांसपोर्टर श्रृंखला 2002 से 2008, रॉबर्ट मार्क कामेन के साथ एक और सहयोग, और जेट ली की फिल्में किस ऑफ द ड्रैगन शामिल है। और उजागर। उनकी अंग्रेजी भाषा की फिल्में टेकन, टेकन 2 और टेकन 3, जो कामेन के साथ सहलिखित थी और लियाम नीसन द्वारा अभिनीत थीं, बड़ी सफल रही है। टेकन 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली निर्यात फ्रांसीसी फिल्म बन गई है। उद्धरण वांछित। बेसन ने पेरिस 2012 ओलंपिक बोली के लिए प्रचार फिल्म का निर्माण किया। 9. 2000 कांस फिल्म महोत्सव में बेसन ने अपनी फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए लुमियरेस पुरस्कार 10 और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सीजर पुरस्कार जीता। 11. उन्हें उनकी फिल्मों लियोन, द प्रोफेशन 1994, 12 और द मैसेंजर, द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर सेसर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 13. फ्रांसीसी अभिनेता जीन रेनो बेसन की कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिनमें ले डर्नियर कॉम्बैट 1983, 14 सबवे 1985, 15 16 द बिग ब्लू 1988, 17 ला फेम निकिता शामिल है। 1990 और लियोन, द प्रोफेशन 1994। 16 सिनेमा डू लुक। राफेल बेसन और गाय ऑस्टिन जैसे आलोचक बेसन को सिनेमा डू लुक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उद्धृत करते हैं। 1980 के दशक से 1990 के दशक की शुरुआत तक निर्मित एक विशिष्ट, अत्यधिक दृश्य शैली। सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988 और ला फेम निकिता 1990 सभी को इसी शैलीगत स्कूल का माना जाता है। यह शब्द आलोचक राफेल बासन द्वारा 1989 में ला रिव्यू डू सिनेमा एन 449 में एक निबंध में गढ़ा गया था। 18 प्रयोगात्मक सिनेमा के पक्षधर और न्यू वेव, नोवेल वेग निर्देशकों के मित्र, बासन ने बेसन को जीन जैक्स बेनिक्स और लेओस कैरैक्स के साथ 3 निर्देशकों के रूप में समूहित किया, जिन्होंने ले लुक की शैली साझा की। इन निर्देशकों को बाद में आलोचनात्मक रूप से विषय पर शैली और कथा पर तमाशा पसंद के रूप में वर्णित किया गया। 19 केमिली डेलमारे एक फ्रांसीसी फिल्म संपादक और निर्देशक है, जिन्हें द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड और ब्रिक मेशंस के निर्देशन के लिए जाना जाता है। उन्होंने ट्रांसपोर्टर 3 और टेकन 2 सहित अन्य फिल्मों का संपादन किया। कैरियर। 2014 में डेलमारे ने पॉल वॉकर, डेविड बेले और रजा अभिनीत एक्शन फिल्म ब्रिक मेशन से निर्देशन की शुरुआत की। 1 यह ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्क कामेन द्वारा लिखा गया था और 23 अप्रैल 2014 को जारी किया गया था। 2 2015 में डेलमारे ने एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल का निर्देशन किया, जो ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी का रीबूट था। 3 फिल्म में एड स्क्रेन और रे स्टीवेंसन है
और इसे रिलेटिविटी मीडिया द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को रिलीज किया गया था। बेसन और इस प्रकार वर्गीकृत अधिकांश फिल्म निर्माता इस लेबल से असहज थे। उन्होंने उनके काम की तुलना फ्रांस की न्यू वेव से की। जीन ल्यूक गोडार्ड और फ्रांकोइस ट्रूफोट मौजूदा सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और उन्होंने सिनेमा को अभिव्यक्ति के साधन के रूप में सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यह उस समय का सबसे उन्नत माध्यम था। बेसन ने 1985 में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक साक्षात्कार में कहा, आज क्रांति पूरी तरह से उद्योग के भीतर हो रही है और इसका नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हैं जो फिल्मों को बेहतर, अधिक विश्वसनीय और देखने में आनंददायक बनाकर उनका स्वरूप बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, चूंकि इस क्षेत्र में प्रवेश करना कठिन होता जा रहा है, इसलिए हमने एक मनोवैज्ञानिक कवच विकसित किया है और काम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मुझे लगता है कि हमारा जुनून ही फिल्म निर्माण प्रतिष्ठान के स्तंभों को हिला देगा। 20 बेसन ने आंग सान सू की बायोपिक द लेडी 2011 मूल शीर्षक डांस ला लुमिएरे का निर्देशन किया। उन्होंने लॉकआउट 2012 पर भी काम किया। 21 कारे बेसन की कई फिल्मों ने आलोचनात्मक नहीं तो लोकप्रिय सफलता हासिल की है। ऐसी ही एक रिलीज थी ले ग्रैंड ब्लू। इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून ने बेसन की 2007 की प्रोफाइल में लिखा है, जब 1988 के कांस फिल्म फेस्टिवल में ओपनिंग नाइट पर फिल्म का प्रीमियर हुआ था तो इसे बेरहमी से पीटा गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यह एक धमाका था। युवा लोगों द्वारा गले लगाए जाने के बाद, जो इसे दोबारा देखने के लिए आते रहे, फिल्म ने 10 मिलियन टिकट बेचे और जल्द ही वह बन गई जिसे फ्रांसीसी फिल्म जेनरेशन कहते हैं, जो संस्कृति में एक निर्णायक क्षण था। 3 बेसन ने आर्थर श्रृंखला बनाई, जिसमें आर्थर और मिनिमॉय, आर्थर और फॉरबिडन सिटी, आर्थर और माल्टजार्ड का प्रतिशोध और आर्थर और दो दुनियाओं का युद्ध शामिल है। उन्होंने आर्थर एंड द इनविजिबल्स का निर्देशन किया, जो संग्रह की पहली 2 पुस्तकों का रूपांतरण था। लाइव एक्शन और एनिमेशन वाली एक फिल्म, इसे यूके और यूएस में रिलीज किया गया था। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। आलोचनात्मक मूल्यांकन। बेसन को सबसे हॉलीवुड फ्रांसीसी फिल्म निर्माताओं के रूप में वर्णित किया गया है। 22 स्कॉट टोबियास ने लिखा है कि उनकी स्मार्ट, कमर्शियल एक्शन फिल्में इतनी अदलाबदली योग्य थीं, ड्रग्स, फुहरता, हंसते हुए सुपरविलेनी और हांगकांग शैली के प्रभाव, कि प्रत्येक नई परियोजना शायद शीर्षक पृष्ठ पर व्हाइट आउट के साथ शुरू होती है। 23 अमेरिकी फिल्म समीक्षक आर्मंड व्हाइट ने एक्शन फिल्म को निखारने और क्रांति लाने के लिए बेसन की प्रशंसा की है, जिन्हें वह सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में से एक मानते हैं। उन्होंने लिखा कि बेसन ने अपने पात्रों के संघर्ष को मानवीय पतन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ प्रतिरोध के रूप में चित्रित किया है। 24 व्यक्तिगत जीवन। बेसन की 4 बार शादी हो चुकी है। सबसे पहले 1986 में अभिनेत्री एनी पेरिलाउड से। उनकी एक बेटी जूलियट थी, जिसका जन्म 1987 में हुआ था। पेरिलॉड ने बेसन की ला फेम निकिता 1990 में अभिनय किया था। 1991 में उनका तलाक हो गया। बेसन की दूसरी पत्नी अभिनेत्री और निर्देशक मावेन ले बेस्को थीं, जिनके साथ उन्होंने तब डेटिंग शुरू की जब वह 32 वर्ष के थे और वह 15 वर्ष की थीं। 25 उन्होंने 1992 के अंत में शादी की जब 16 वर्षीय ले बेस्को अपनी बेटी शन्ना के साथ गर्भवती थी, जिसका जन्म 3 को हुआ था, जनवरी 1993। 26 ले बेस्को ने बाद में दावा किया कि उनके रिश्ते ने बेसन की फिल्म लियोन 1994 को प्रेरित किया, जहां कथानक में एक वयस्क व्यक्ति और 12 वर्षीय लड़की के बीच भावनात्मक संबंध शामिल था। 25 उनका विवाह 1997 में समाप्त हो गया, जब बेसन द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के फिल्मांकन के दौरान अभिनेत्री मिला जोवोविच के साथ जुड़ गए। उन्होंने 14 दिसंबर 1997 को 21 वर्षीय जोवोविच से शादी की, जब वह 38 वर्ष के थे। 1999 में उनका तलाक हो गया। 28 अगस्त 2004 को 45 साल की उम्र में बेसन ने 32 साल की फिल्म निर्माता वर्जिनी सिला से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं। 28 बलात्कार का आरोप। 2018 में वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स में दिखाई देने वाली अभिनेत्री सैंड वान रॉय ने बेसन पर बलात्कार का आरोप लगाया। 29 निर्देशक के वकील थियरी मारेम्बर्ट ने कहा कि बेसन ने इन काल्पनिक आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार किया है
और आरोप लगाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह जानता है, जिसके प्रति उसने कभी भी अनुचित व्यवहार नहीं किया है। 31 फरवरी 2019 में फ्रांसीसी अभियोजकों ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उनके खिलाफ मामला हटा दिया। 32 दिसंबर 2021 में एक न्यायाधीश ने दूसरी जांच के बाद बेसन के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया। 33 पेरिस में सरकारी अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि जांच स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि बलात्कार के आपराधिक तथ्य नहीं हुए थे, नागरिक पक्ष की सहमति की अनुपस्थिति स्थापित नहीं हुई है और बाधा, धमकी, हिंसा का अस्तित्व है, विशेषता नहीं। 34 अप्रैल 2022 में वैन रॉय ने मामले के प्रभारी मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 35 जून 2023 में फ्रांस की सर्वोच्च न्यायिक अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन के एक फैसले के बाद बेसन को सभी आरोपों से निश्चित रूप से बरी कर दिया गया था। यह फैसला वान रॉय को फ्रांस या यूरोप में कहीं और उन्हीं आरोपों पर मुकदमा चलाने से रोकता है। 36 एक पूर्व सहायक, सिटी दु सिनेमा स्टूडियो के 2 छात्र और बेसन के यूरोपा कॉर्प के एक पूर्व कर्मचारी सहित कई अन्य महिलाएं, जो सभी गुमनाम रहना चाहती थीं, ने निर्देशक द्वारा अनुचित यौन व्यवहार का वर्णन किया। 37 अपनी कहानियों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं होने के कारण उन्होंने आरोप नहीं लगाए और मानहानि का मुकदमा टाल दिया। उनकी कहानियों का प्रयोग जांच न्यायाधीश द्वारा नहीं किया गया। 38-39 चयनित फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख ल्यूक बेसन फिल्मोग्राफी। एलवंथ डर्नियर 1981, ले डर्नियर कॉम्बैट 1983, सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988, ला फेम निकिता 1990, अटलांटिस 1991, लियोन द प्रोफेशन 1994, पांचवा तत्व 1997, द मैसेंजर द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999, एंजेले 2005, आर्थर एंड द मिनिमोएज 2006, लिया गया 2008, आर्थर एंड द रिवेंज ऑफ माल्टजार्ड 2009, एडेल ब्लैंकसेक का असाधारण रोमांच 2010, आर्थर 3 दो दुनियाओं का युद्ध 2010, द लेडी 2011, परिवार 2013, लुसी 2014, वेलेरियन और हजारों ग्रहों का शहर 2017, अन्ना 2019, डॉगमैन 2023, ड्रैकुला ए लवटेल 40, TBA, विरासत और सम्मान। बेसन के पुरस्कारों में 1983 में ले डर्नियर कॉम्बैट के लिए ब्रसेल्स इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ फैंटेसी फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार, फैंटास्पोर्टो ऑडियंस जूरी अवार्ड स्पेशल मेंशन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शामिल है। इटालियन नेशनल सिंडिकेट ऑफ फिल्म जर्नलिस्ट सिल्वर रिबन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विदेशी फिल्म, ला फेम निकिता के लिए 1990, सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म के लिए अलेक्जेंडर कोर्डा पुरस्कार, नील बाय माउथ 1997 और द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीजर पुरस्कार। 7 एडवर्ड जॉर्ज स्क्रेन बटा SKRAN बटा 1 जन्म 29 मार्च 1983, एक अंग्रेजी अभिनेता, फिल्म निर्माता और रैपर है। उन्हें सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म डेडपूल 2016 में खलनायक फ्रांसिस फ्रीमैन बटा अजाक्स के रूप में पहचान मिली। उन्होंने द ट्रांसपोर्टर, रिफ्यूल्ड 2015, एलिटा, बैटल एंजेल 2019, मिडवे 2019, रिबेल मून पार्ट 1, ए चाइल्ड ऑफ फायर 2023 और रिबेल मून पार्ट 2, द स्कार गिवर 2024। प्रारंभिक जीवन। एडवर्ड जॉर्ज स्क्रेन का जन्म 29 मार्च 1983 को लंदन के कैम्डेन बोरो में हुआ था और वे वही और लंदन के अन्य बोरो जैसे कि हारिंगी और इस्लिंगटन में पले बढ़े। उनके दादा दादी वेना से ऑस्ट्रियाई यहूदी शरणार्थी थे जो 1930 के दशक में नाजियों से बचने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। उनकी दादी किंडर ट्रांसपोर्ट पर आईं। 2, 3, 4, 5 उन्होंने फोर्टिसमेयर स्कूल में पढ़ाई की। 3 फिर ब्यामशॉ स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट पेंटिंग में BA के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6 कैरियर। संगीत। 2004 में स्क्रेन ने रिकॉर्ड लेबल डेंटेड रिकॉर्ड्स के तहत एक 3 ट्रैक EP जारी किया। 2007 में उन्होंने अपना पहला एल्बम द ईट अप रिलीज किया। उन्होंने फॉरेन बेगर्स,
एशियन डब फाउंडेशन, प्लान बी, डबलेज और डॉक ब्राउन सहित कई कलाकारों के साथ सहयोग किया है। उस वर्ष बाद में स्क्रेन ने समूह हे स्टेट ऑफ माइंड के साथ एक सहयोगी ईपी, प्रीएम्प्टिव नॉस्टैल्जिया जारी किया। 2009 में स्क्रेन ने रैपर डॉसिन टेक्स के साथ मिलकर स्केरिन टैक्स नाम से सहयोगी एल्बम सीन स्टीलर्स लाया। 7. अभिनय। स्क्रेन ने अपने अभिनय की शुरुआत प्लान बी की लघु फिल्म मिशेल से की। 8. स्क्रेन को उनकी पहली मुख्य भूमिका प्लान बी के इल मैनर्स में मिली। स्क्रेन ने टेलीविजन श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स के तीसरे सीजन में डारियो नाहरिस की भूमिका निभाई। हालांकि सीरीज के चौथे सीजन में उनकी जगह डच अभिनेता माइकल हुइसमैन ने ले ली। स्क्रेन का कहना है कि शो छोड़ना उनकी पसंद नहीं थी। 9. 2014 में स्क्रेन को द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में जेसन स्टैथम की जगह मुख्य भूमिका में लिया गया था। हालांकि फिल्म की आलोचना की गई, लेकिन उनके अभिनय की प्रशंसा की गई। 10, 11, 12, 13, 2016 में स्क्रेन ने ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म डेडपूल में मुख्य खलनायक अजाक्स की भूमिका निभाई। 14, 15, 2017 में स्क्रेन ओशन विजडम के आई कॉन्टैक्ट संगीत वीडियो में बुरे आदमी की भूमिका निभाते हुए भी दिखाई दिए। 16, 2018 में स्क्रेन ने नताली डॉर्मर और स्टेसी मार्टिन के साथ मनोवैज्ञानिक बदला थ्रिलर इन डार्कनेस में अभिनय किया। प्रमुख फोटोग्राफी 2016 की शुरुआत में शुरू हुई। 17, वह हेलबॉय रिबूट में बेन डेमियो। 18, एक जापानी अमेरिकी चरित्र के रूप में अभिनय करने वाले थे। अपनी कास्टिंग पर विवाद के बाद स्क्रेन ने ट्विटर पर घोषणा की कि वह इस उम्मीद में भूमिका से हट रहे हैं कि उचित जातीयता के अभिनेता को कास्ट किया जाएगा। 19, 20, 21, 8 नवंबर 2019 को उन्होंने रोलैंड एमेरिज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मिडवे में अभिनय किया, जिसमें मैंडी मूर, पैट्रिक विल्सन, ल्यूक इवांस, आरोन एकहार्ट, निक जोनास, डेनिस क्वैड और वुडी हैरेल्सन सहकलाकार थे। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2022 में स्क्रेन ने आई यूज्ड टू बी फेमस में विंग्स के रूप में अभिनय किया। 28, 29, द गार्जियन के लिए लिखते हुए लेस्ली फेल्पेरिन ने फिल्म को 3/5 स्टार दिए। इसे मधुर स्वभाव वाला लेकिन पूर्वानुमानित कॉमेडी ड्रामा कहा। 30, 2023 में उन्होंने रिबेल मून पार्ट 1 ए चाइल्ड ऑफ फायर में परपीड़क एडमिरल एटिकस नोबल की भूमिका निभाई। लेखन एवं निर्देशन। स्क्रेन ने लघु ड्रामा फिल्म लिटिल रिवर रन 2020 लिखी और निर्देशित की, जो उनके इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से जारी की गई थी। 31, व्यक्तिगत जीवन। स्क्रेन का एक बेटा है, जिसका जन्म 2011 में अमेरिका में हुआ था। उन्होंने मां की पहचान का खुलासा नहीं किया है। उनके 3 बच्चे हैं, जैसा कि उनकी अगली फिल्म रेबेल मून के प्रचार के लिए एक साक्षात्कार में पता चला। 32, स्क्रेन 12 साल की उम्र से ग्रीनविच लीजर लिमिटेड के लिए तैराकी कोच रहे हैं। कैलेडोनियन रोड और आर्कवे में अवकाश केंद्रों पर काम करते हैं। 33, 34, 35, डिस्कोग्राफी। स्टूडियो एल्बम। शीर्षक विवरण। द ईट अप। रिलीज 2007। लेबल डेंटेड रिकॉर्ड्स। प्रारूप सीडी डिजिटल डाउनलोड। विस्तारित नाटक। 2000 में बेसन ने पेरेज ले पोगम के साथ यूरोपा कॉर्प की सहस्थापना करके अपनी प्रोडक्शन कंपनी को हटा दिया, जिसके साथ उन्होंने 1985 से अक्सर काम किया था। ले पोगम तब गौमोंट के साथ वितरण निदेशक थे। यूरोपा कॉर्प ने अंतर्राष्ट्रीय वितरण के साथ कई अंग्रेजी भाषा की फिल्मों के आधार पर मजबूत वृद्धि हासिल की है। इसकी पेरिस, नॉर्मंडी और हॉलीवुड में उत्पादन सुविधाएं हैं, और यह जापान और चीन में वितरण साझेदारी स्थापित कर रहा है। जॉर्ज रेमंड स्टीवेंसन 25 मई 1964, 21 मई 2023 एक उत्तरी आयरिश अभिनेता थे। उन्होंने फिल्म किंग आर्थर 2004 में डागोनेट और बीबीसी बटा HBO टेलीविजन श्रृंखला रोम 2005 से 2007 में टाइटस पुलो की भूमिका निभाई। उन्होंने 2 मार्वल कॉमिक्स पात्रों को चित्रित किया, पुनिशर, वॉर जोन 2008 में फ्रैंक कैसल बटा द पनिशर और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 2011 से 2017 में द सुपर हीरो स्क्वाड शो और वोल्स्टैग। उनकी अन्य फिल्मों में किल द आयरिशमैन 2011 शामिल है, जहां उन्होंने डकैत डैनी ग्रीन की भूमिका निभाई, द 3 मस्केटियर्स 2011 और RRR
2022, जहां उन्होंने खलनायक गवर्नर स्कॉट की भूमिका निभाई। उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में डेक्सटर के 7वें सीजन में यूक्रेनी डकैत इसाक सिरको, ब्लैक सेल्स के तीसरे और चौथे सीजन में ब्लैकबीर्ड, स्टार वार्स रिबेल्स और स्टार वार्स द क्लोन वॉर्स में गार सैक्सन को आवाज देना और अहसोका में बेलन स्कोल का किरदार निभाना शामिल है। स्टीवेंसन की शादी 8 साल तक अंग्रेजी अभिनेत्री रूथ जेमेल से हुई थी और इतालवी मानवविज्ञानी एलिस्पेटा कारासिया से उनके 3 बेटे थे। स्टीवेंसन की मृत्यु 21 मई 2023 को हुई। मृत्यु का कोई कारण सामने नहीं आया है। प्रारंभिक जीवन। जॉर्ज रेमंड स्टीवेंसन का जन्म 25 मई 1964 को उत्तरी आयरलैंड के काउंटी एंट्रीम के लिस्बर्न में हुआ था। वह एक ब्रिटिश पिता और एक आयरिश मां से पैदा हुए 3 बेटों में से दूसरे थे। उनके पिता रॉयल एयर फोर्स के पायलट थे। वह 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए, पहले न्यूकैसल अपॉन टाइन के लेमिंगटन क्षेत्र में और बाद में सीटन डेलावल में बस गए। उन्होंने डिजाइन कोर्स के लिए बाथ लेन कॉलेज, न्यूकैसल अपॉन टाइन और फिर ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल में दाखिला लिया और 29 साल की उम्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उद्धरण वांछित कैरियर। फिल्म। स्टीवेंसन ने अपनी फिल्म की शुरुआत द थ्योरी ऑफ फ्लाइट 1998 में एक जिगोलो के रूप में की, जिसे हेलेना बोनहम कार्टर के चरित्र को उसकी वर्जिनिटी खोने में मदद करने के लिए काम पर रखा गया था। 2002 में उन्होंने लघु फिल्म नो मैन्स लैंड में अभिनय किया, जो लंदन फिल्म स्कूल से स्नातक होने से पहले अभिनेता निर्देशक एडवर्ड हिक्स की एंटीपोडल तस्वीर थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई 12 मिनट की फिल्म में स्टीवेंसन ने एक अनुभवी निजी व्यक्ति का किरदार निभाया था, जो युद्ध के दौरान नो मैन्स लैंड में फंसे और अलग थलग पाए जाने के बाद एक नौसिखिया अधिकारी, डेविड बिर्किन, को सुरक्षित वापस लाने में मदद करने के लिए मजबूर होता है। प्रेस का 2004 में उन्होंने किंग आर्थर में डैगोनेट की भूमिका निभाई, जो गोलमेज का एक शूरवीर था जो अपने साथियों के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है। फिल्म में उनकी पहली प्रमुख भूमिका स्कॉटिश हॉरर फिल्म आउटपोस्ट 2008 में थी, जिसमें उन्होंने पूर्वी यूरोप में एक बंकर में नाजी लाशों के खिलाफ खड़े एक भाड़े के सैनिक को चित्रित किया था। उसी वर्ष उन्होंने पुनिशर वॉर जोन में फ्रैंक कैसल बटाद पुनिशर की भूमिका निभाई, जो एक पूर्व संयुक्त राज्य मरीन था जो अपने परिवार की हत्या के बाद सतर्क हो गया था। 2010 में उन्होंने कॉमेडी द अदर गाइज में एक प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई। 2011 में स्टीवेंसन टू किल द आयरिशमैन द वॉर दैट क्रिपल द माफिया नामक पुस्तक पर आधारित फिल्म किल द आयरिशमैन में दिखाई दिए, जिसमें आयरिश भीड़ के मालिक डैनी ग्रीन की भूमिका निभाई, जिसने 1970 के दशक के दौरान इतालवी अमेरिकी क्लीवलैंड अपराध परिवार पर हमला किया था। उन्होंने 2011 की मार्वल फिल्म थॉर में थॉर के भरोसेमंद साथियों में से एक वोल्स्टैग की भूमिका निभाई। उस वर्ष भी उन्होंने पॉल डब्ल्यूएस एंडरसन के द थ्री मस्केटर्स के रूपांतरण में पोर्थोस की भूमिका निभाई। उन्होंने 2013 में रिलीज हुई जीआई जो रिटालिएशन में जुगनू की भूमिका निभाई। वह फिनिश अमेरिकी थ्रिलर फिल्म बिग गेम में दिखाई दिए। 2014 में उन्होंने द डाइवर्जेंट सीरीज की पहली किताब पर आधारित फिल्म डाइवर्जेंट में अभिनय किया। उन्होंने मार्च 2015 में रिलीज हुई सीक्वल द डाइवर्जेंट सीरीज इंसर्जेंट और मार्च 2016 में रिलीज हुई द डाइवर्जेंट सीरीज एलिगेंट में अपनी भूमिका दोहराई। 2019 में स्टीवेंसन को एस राजामौली द्वारा निर्देशित और 2022 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म आरआरआर में मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में घोषित किया गया था। इसने भारतीय सिनेमा में उनकी शुरुआत की। 5. टेलीविजन। स्टीवेंसन ने बीबीसी बटा एचबीओ सीरीज रो में दिग्गज टाइटस पुलो की भूमिका निभाई। उनके अन्य टेलीविजन कार्यों में वेकिंग द डेड, मर्फीज लॉ में अतिथि भूमिका और सिटी सेंट्रल और एट होम विद द ब्रेथवेट्स में मुख्य भूमिकाएं शामिल थीं। 6. वह 1995 में सम काइंड ऑफ लाइफ और द रिटर्न ऑफ द नेटिव सहित टीवी फिल्मों में भी दिखाई दिए। उनके कुछ शुरुआती हिस्से कैथरीन कुक्सन की 2 फिल्मों में थे, द डवेलिंग प्लेस 1994 और द टाइड ऑफ लाइफ 1996। 2. स्टीवेंसन ने सुपर हीरो स्क्वाड शो में एक आवाज अभिनेता के रूप में पुनिशर की अपनी भूमिका को दोहराया और 2012 में डेक्स्टर के 7वें सीजन में इसाक सिरको की भूमिका निभाई। 24 मार्च 2015 को निर्माताओं द्वारा यह घोषणा की गई थी कि स्टीवेंसन स्टारज श्रृंखला ब्लैक सेल्स के पात्र एडवर्ड टीच के रूप में शामिल होंगे। 7. स्टीवेंसन वाइकिंग्स श्रृंखला के सीजन 6 में ओथेरे के रूप में भी दिखाई दिए,
जो 2013 से 2020 तक चला। वह 2022 में दास बूट श्रृंखला के सीजन 3 में कमांडर जैक स्विनबर्न के रूप में भी दिखाई दिए। 8. स्टार वार्स सेलिब्रेशन 2023 में स्टीवेंसन को डिज्नी प्लस पर पहली बार शुरू होने वाली एक लघु श्रृंखला अहसोका में डार्क जेडी बायलान स्कोल की भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। 9. स्टीवेंसन के निधन के बाद श्रृंखला की शुरुआत के बाद स्टीवेंसन का स्कोल जल्दी ही प्रशंसकों का पसंदीदा बन गया। 10. 11. स्टीवेंसन की ओर से एक साक्षात्कार में श्रोता डेव फिलोनी ने कहा कि जब उन्हें स्कोल को खलनायक की भूमिका निभाने के लिए कहा गया तो स्टीवेंसन ने कहा, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं सराहना करता हूँ कि आप ऐसा नहीं सोचते हैं, और बायलान यह नहीं सोचेगा कि वह खलनायक है, लेकिन आप इसमें खलनायक है, और वह कहता है हम देखेंगे, यह एक तरह से उत्तम था। 12. स्टीवेंसन ने अपने चरित्र के लाइटसेबर हिल्ट के डिजाइन पर भी इनपुट दिया। 13. अहसोका में स्टीवेंसन के प्रदर्शन को आलोचकों से भी काफी प्रशंसा मिली। मेट्रो ने उनके काम को संपूर्ण स्टार वार्स श्रृंखला के मुख्य आकर्षणों में से एक के रूप में वर्णित किया। 14. जबकि कोलाइडर ने स्टीवेंसन को एक अपरिहार्य गंभीरता के रूप में वर्णित किया और कहा कि उन्होंने चरित्र निर्माण में एक मास्टर क्लास दिया। 13. स्टेज स्टीवेंसन के मंचीय कार्य में 2000 में यॉर्क मिंस्टर में यॉर्क मिस्ट्री प्ले में यीशु मसीह की भूमिका निभाना शामिल था। 2001 में उन्होंने लिंडसे डंकन और माइकल मेलोनी के साथ लंदन के अल्बर्टी थिएटर में केविन एलियट के नाटक माउथ टू माउथ में रोजर की भूमिका निभाई। उनका सबसे प्रसिद्ध किरदार शायद 2003 में रॉयल नेशनल थिएटर में जॉन वेबस्टर द्वारा जेनेट मैक्टीर के साथ द डचेस ऑफ माल्फी में कार्डिनल का किरदार था। 15. 1997 में स्टीवेंसन ने लंदन में अंग्रेजी अभिनेत्री रूथ जेमेल से शादी की। उनकी मुलाकात बैंड ऑफ गोल्ड 1995 के सेट पर हुई थी और बाद में उन्होंने पीक प्रैक्टिस 1997 में एक विवाहित जोड़े की भूमिका निभाई। शादी के 8 साल बाद 2005 में उनका तलाक हो गया। 16. स्टीवेंसन के इतालवी मानवविज्ञानी एलिस्पेटा कारासिया से 3 बेटे थे। 17. मृत्यु स्टीवेंसन का 21 मई 2023 को 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 18. 9. मौत का कोई कारण सामने नहीं आया है, लेकिन कथित तौर पर उन्हें इतालवी द्वीप इस्चिया में कैसिनो के सेट पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 19. 20. रोसारियो डॉसन, स्कॉट एडकिंग्स और जेम्स प्योरफॉय सहित स्टीवेंसन के सहकलाकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 19. कैसिनो इन इस्चिया में स्टीवेंसन की भूमिका डोमिनिक परसेल ने संभाली। 21. 22 अगस्त 2023 को स्टीवेंसन की मृत्यु के ठीक 3 महीने बाद रिलीज हुए अहसोका के पहले एपिसोड में उनके प्रति एक समर्पण शामिल है, हमारे दोस्त रे के लिए। 22. इवाना साखनो, जिन्होंने अहसोका में स्टीवेंसन की ऑनस्क्रीन प्रशिक्षु शिनहती की भूमिका निभाई, ने स्मरणोत्सव में लिखा कि वह हमेशा के लिए उनकी भेड़िया रहेंगी। उनके पात्रों के नाम उन 2 वार्गों के नाम पर रखे गए हैं जिन्होंने चंद्रमा और सूर्य का पीछा किया था। स्कैंडिनेवियाई पौराणिक कथा। लोन चबनोल, जन्म 30 दिसंबर 1982, 1 एक फ्रांसीसी अमेरिकी अभिनेत्री, कलाकार और मॉडल है। 3. उन्हें जॉन टर्टुरो की कॉमेडी फेडिंग जिगोलो, रोमांटिक ड्रामा थर्ड पर्सन, एक्शन थ्रिलर द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड और हॉरर ड्रामा एंथोलॉजी टीवी श्रृंखला टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। जीवन और कैरियर। लोन चबनोल का जन्म 30 दिसंबर 1982 को पेरिस, फ्रांस 2 में हुआ था। 1 वह वियतनामी, जर्मन और इतालवी मूल की है। 4. उनके प्रारंभिक वर्ष कलाकार बर्नार्ड बिस्टेस के साथ कला कक्षाओं में बीते। 5. 16 साल की उम्र में एलीट मॉडल मैनेजमेंट द्वारा खोजी गई, वह हेले और मैरी क्लेयर जैसी पत्रिकाओं के कवर पर रही है। 6. 2010 में वह ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में अभिनय का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क चली गईं। 6. अभिनय। चैबनोल को उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका जॉन टर्टुरो की कॉमेडी फेडिंग जिगोलो में मिली। 2014 में उन्हें मिला कुनिस के साथ थर्ड पर्सन में एक महत्वपूर्ण दयालु किरदार निभाते हुए सैम के रूप में चुना गया था। 7. 2015 में उन्हें द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में मुख्य फीमेल फेटेल के रूप में चुना गया था। 8. 2022 में चैबनोल ने एंथोलॉजी श्रृंखला टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड की पहली किस्त में मुख्य भूमिका निभाते हुए द वॉकिंग डेड ब्रह्मांड में प्रवेश किया।
जो सफल एएमसी श्रृंखला का नवीनतम अवतार है। 9. कलाकारें 2015 में चैबनोल ने न्यूयॉर्क शहर में अपनी पहली एकल कला प्रदर्शनी खोली। 10. मोनिका वॉटकिंस द्वारा क्यूरेट की गई बॉर्न इन ब्लू। 10. शो में एक लघु एनिमेटेड फिल्म शामिल थी जिसमें समुद्र के तल से जीवित होते फीनिक्स के जन्म को दर्शाया गया था। उनके अगले काम नेमसिस को 2018 में एले प्रदर्शनी में पेश किया गया था। 11. इसके बाद कई अन्य कलाकारों के साथ समूह शो वेराइज 12 पेश किया गया था। 2019 में उन्होंने अपनी पहली बच्चों की किताब ब्लूबू जारी की। 13. जो ब्राउन वुड्स में रहने वाले एक नीले राक्षस की कहानी है जो जंगल में बचे आखिरी कैटरपिलर से मिलता है। गैब्रिएला राइट, जन्म 19 जून 1982, एक अंग्रेजी अभिनेत्री और मॉडल है जिन्हें द ट्यूडर श्रृंखला में फ्रांस की रानी क्लाउड, फिल्म द परफेक्ट हस्बैंड में वियोला और एक्शन थ्रिलर द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल में जीना की भूमिका के लिए जाना जाता है। अपने अभिनय और मॉडलिंग करियर के अलावा वह एक मानवतावादी और कार्यकर्ता है जिन्होंने लिंग आधारित हिंसा और आत्महत्या की रोकथाम पर कई अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में योगदान दिया है। प्रारंभिक जीवन राइट का जन्म 19 जून 1982 को लंदन के स्टोक न्यूइंगटन में एक मूर्तिकार और चित्रकार पॉल डेविड राइट और एक शिक्षिका और लेखिका एनी कैथरीन राइट के घर हुआ था। 1, 2 उनके भाई बहन पॉलेट और पास्कल राइट है। वह 12 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ फ्रांस चली गई और अंग्रेजी साहित्य और सामाजिक अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 वह वर्तमान में लॉस एंजल्स में रहती है। राइट के अभिनय प्रशिक्षकों में सुसान बैटसन और जैक गार्फिन शामिल है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक अभिनय करियर 2004 में राइट ने विजय सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म $1 करी में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। 2007 में राइट ऐतिहासिक नाटक श्रृंखला द ट्यूडर्स में फ्रांस की रानी क्लाउड के रूप में दिखाई दी। 2014 में राइट HBO की अलौकिक ड्रामा सीरीज ट्रू ब्लड के 7वें सीजन में दिखाई दी जिसमें उन्होंने सिल्वी की भूमिका निभाई। 4 उन्होंने लुकास पवेटो द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म द परफेक्ट हस्बैंड में ब्रेट रॉबर्ट्स और कार्ल वार्टन के साथ मुख्य भूमिका निभाई। 5 2015 में राइट एक्शन थ्रिलर फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल में दिखाई दिए जिसका निर्देशन 6-7 केमिली डेला मारे ने किया था। 8 2016 में राइट को फिल्म सिक्योरिटी में रूबी के रूप में लिया गया था जिसमें एंटोनियो बैंडेरस और बेन किंग्सले थे। 9 2018 में राइट ने एक्शन टीम में रेबेका वोल्ट की भूमिका निभाई जो जेम्स दी फ्रोन द्वारा निर्देशित एक जासूसी कॉमेडी स्पूफ थी। राइट ने पैट्रिक ह्यूजेस द्वारा निर्देशित 2021 अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड में एंटोनियो बैंडेरस के चरित्र के लिए व्यक्तिगत हिटवुमन वेरोनिका की भूमिका निभाई। सक्रियता राइट का मानवीय जुड़ाव 2004 से है। वह प्रोडक्शन कंपनी कॉन्शियस इंटेंट की संस्थापक है जो मानव कहानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मीडिया प्रारूपों का समर्थन करती है। 2019 में उन्होंने मिशेल पास्कल द्वारा निर्देशित आई एम नेवर अलोन का निर्माण किया। 11 जो नेवर अलोन 12 वैश्विक अभियान के लिए प्रेरणा थी जिसे उन्होंने दीपक चोपड़ा के साथ स्थापित किया था। 13 इसके अलावा चोपड़ा के साथ उन्होंने ध्यान और योग अनुप्रयोग माइंड डाइव में टेलीपैथी और ऑटिज्म नामक श्रृंखला में योगदान दिया। 14 जिसे उन्होंने ध्यान विज्ञान योग के माध्यम से तनाव को कम करने और आघात से राहत देने के लिए एक उपकरण के रूप में विकसित किया। और फिल्में वह एमिटी फाउंडेशन द्वारा सुविधा प्राप्त ग्रेटर लॉस एंजल्स क्षेत्र में पैरोलियों के साथ अपना ध्यान अभ्यास साझा करती है। 15 वह स्काई पावर की सद्भावना राजदूत है जो विकासशील देशों के लिए सामाजिक आर्थिक प्रभाव मॉडल वाली एक सौर कंपनी है और म्यांमार में एक जमीनी स्तर की चैरिटी की मानद अध्यक्ष है जो यांगून और उसके आसपास की मलिन बस्तियों में काम करती है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक एक प्रेरक वक्ता के रूप में वह महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की वकालत करती है और उन्होंने लंदन 2018 और लॉस एंजल्स 2019 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला और यूएन ट्रस्ट फंड 16 के लिए अपनी आवाज दी है। निकोल किडमैन वह डिफिकल्ट डायलॉग्स फोरम 2018 में एक अतिथि वक्ता रही है जिसमें भारत और हॉलीवुड में मी टू आंदोलनों की तुलना की गई है
और उन्होंने कार्नेगी हॉल में कई बार आघात के उपचार, ध्यान की शक्ति और पूर्णता की तलाश कैसे की जाए, इस पर भी बात की है। जीवन की परिस्थितियों का उनकी हालिया सगाई में जिम्बाब्वे की हिंसा से बची एक युवा महिला की शक्तिशाली कहानी दिखाई गई, जिसे उन्होंने 24 अक्टूबर 2019 को बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित पहले यूएन ट्रस्ट फंड ग्रांटी कन्वेंशन के उद्घाटन और आत्महत्या पर एक सेमिनार में सुनाया। रोकथाम और आत्मजागरूकता, जो उन्होंने 3 जनवरी 2020 को भारत के अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय में दिया। 18 व्यक्तिगत जीवन राइट ने 2005 में निर्माता थिएरी क्लेमेन्यूक से शादी की। 3 2010 में उनका तलाक हो गया। उद्धरण वांछित यू वेंक्सिया, चीनी, पिनेन यू वेंक्सिया, जन्म 6 अगस्त 1989, एक चीनी अभिनेत्री, टीवी होस्ट, गायिका, मॉडल और ब्यूटी क्वीन है, जिन्होंने इनर मंगोलिया के ओर्डो सिटी में मिस वर्ल्ड 2012 जीता। वह दूसरी चीनी नागरिक है। 2007 में झांग जिलिन के बाद ऐसा करें। 1 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा किसान माता-पिता की 2 बेटियों में से दूसरी, उनका जन्म 6 अगस्त 1989 को पूर्वोत्तर चीन के हेलुंगजियांग के शांगजी में हुआ था। यू बचपन में गायक बनने और संगीत और प्रकृति की कक्षाओं का आनंद लेने का सपना देखता था। उद्धरण वांछित उन्होंने हार्बिन विश्वविद्यालय में चीनी लोक संगीत में 4 साल का विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पूरा किया। वह वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ रही है। कैरियर मिस चाइना 2012 30 जून 2012 को बीजिंग के जिन्हाई लेक रिजॉर्ट में यू को मिस चाइना 2012 का ताज पहनाया गया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक मिस वर्ल्ड 2012 18 अगस्त 2012 को यू ने डोंगशेंग फिटनेस सेंटर स्टेडियम, ओर्डो सिटी, इनर मंगोलिया, चीन में आयोजित 2012 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती। उन्हें मिस टैलेंट का नाम भी दिया गया, जहां उन्होंने फाइनल के दौरान मंच पर अपनी विजयी प्रतिभा चीनी लोकगीत का प्रदर्शन किया। जब उनसे पूछा गया कि मिस वर्ल्ड का ताज जीतकर उन्हें कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया, आश्चर्यचकित हूं और बहुत खुश हूं। मिस वर्ल्ड जीतना एक बड़ी जिम्मेदारी है, जानने के लिए बहुत कुछ है। मैं वास्तव में अपने देश की पहली मिस वर्ल्ड विजेता झांग जिलिंग की प्रशंसा करती हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं उनके उदाहरण का अनुसरण करूंगी, लेकिन साथ ही अपनी पहचान भी बनाऊंगी। मैं मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने और अपनी करुणा और प्यार साझा करने और अपने शासनकाल के पूरे वर्ष में कई लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। 2 मिस वर्ल्ड के रूप में अपने शासनकाल के दौरान यू ने यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, हैती, ब्राजील, तुर्की, घाना, हंगरी, यूक्रेन और चीन की यात्रा की। मिस वर्ल्ड 2013 मिस वर्ल्ड 2013 के ग्रैंड फाइनल में यू ने टैलेंट प्रतियोगिता की विजेता और उपविजेता, इंडोनेशिया की वानिया लारिसा और ऑस्ट्रेलिया की एरिन हॉलैंड के साथ टेंजेट का प्रदर्शन किया। 3-4 लेन कुद्रजाविज की 2 महीने की उम्र में अपने माता-पिता के साथ लेनिनग्राद से पूर्वी बर्लिन आए थे, जहां उनके पिता एक वैज्ञानिक के रूप में नौकरी करते थे और उनकी मां एक दुभाषिया के रूप में काम करती थीं। उन्होंने वायलिन वादन की खोज की और 6 साल की उम्र में वे लेनिनग्राद स्टेट बैले के साथ मंच पर थे। उन्होंने एक कलात्मक हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अभिनय, गायन और वायलिन की शिक्षा प्राप्त की। अंततः ड्रेस्डेन में उन्होंने वायलिन का अध्ययन किया। 2001 से 2006 तक कुद्रजाविज की आरटीएल श्रृंखला एब्स्टनिट 40 के स्थायी समूह का हिस्सा था। साथ ही उन्होंने विभिन्न सिनेमा और टेलीविजन प्रस्तुतियों में भाग लिया, जैसे कि पाइपरमिंट, एलबी, स्टीफन रुजोविचकी की ऑस्कर विजेता फिल्म द काउंटरफिटर्स में, पोप जोन में, पैरामाउंट प्रोडक्शन जैक रयान, शैडो रिक्रूट में केविन के साथ, कॉस्टनर केनेथ ब्रानद द्वारा निर्देशित और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल में, ल्यूक बेसन द्वारा निर्मित और लिखित और एआरडी सीरीज डेर क्रोएटियन क्रिमी में एक कमिश्नर के रूप में। 2 वह जर्मन फिल्म अकादमी के सदस्य है। फिल्मोग्राफी कैटरीन अंड व्लादिमीर 1996 टीवी मूवी व्लादिमीर टैटोर्ट 1998 से 2020 टीवी सीरीज डेविड कोवासिक बटा मिलान बटा सरगेज लिट्विन बटा शाकिर डाई क्लेवर्न 1999 टीवी श्रृंखला डाई एंट फुहरंग 1999 टीवी मूवी इंग्लैंड
2000 एनिमी एट द गेट्स, 2001 कॉमरेड इन ट्रेन, एब्सचनिट 40, 2001 से 2006 टीवी सीरीज पोलिजिमिस्टर ग्रिस्चा कास्पिन, डाई अचटे टोडसुंडे, तोस्काना क्रुसेल, 2002 किकी अन टाइगर, 2003 लघु टाइगर, पिपरमिंट पॉन्ड, 2004 लुका, सुच मिच निक्ट, 2004 बारकीपर होटल, चेरी की रानी डी, 2004 टीवी मिनी सीरीज, कोबरा 11 के लिए अलार्म, डाई ऑटोबान पोलिजी, 2005 से 2012 टीवी सीरीज जूरी ऑर्लो बटा स्ट्रैक, ग्रोसे लुगेन, 2007 मोरगेंताओ, द काउंटर फाइटर्स, 2007 लॉस्चेक, बेजॉ बेरंडे मैरी, 2007 टीवी मूवी आंद्रे वेबर, 7 डेज संडे डी, 2007 पुलिस अधिकारी लूपो, आज मेरा दिन है, 2007 लघु पॉल, कोमिसार स्टोलबर्ग, 2007 टीवी सीरीज फिलिप श्रोदर, जीएसजी 9 इहर इंसच इस्ट इहर लेबेन, 2007 से 2008 टीवी सीरीज इलियास बालासंजन बटा ल्यूडुकिन, धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय, 2008 वृत्तचित्र, डाई जीट डाई मैन लेबेन नेंट, 2008 टीवी मूवी जूरी, पोप जोन, 2009 जॉर्डन, स्किक्सल्स चाहरे, 2011 टीवी सीरीज व्लादिमीर कोंसोलो, डाई लेचटे ल्यूज, 2011 आर्मिन, द मैन विद द बेसून डी, 2011 टीवी मूवी अल्जोस्चा कासाजेव, एक युवा व्यक्ति के रूप में बटा सरगेज कासाजेव, नॉट्रुफ हफेन कांटे, 2011 टीवी सीरीज मैनफ्रेड ग्रैडका, डाई ड्रॉफ गैंगर, 2012 टीवी सीरीज प्रीस्टर, पोलीजेरुफ 110, 2012 टीवी श्रृंखला बोगदान कुलजाको, जैक रयान, शैडो रिक्रूट, 2014 कॉन्स्टेंटिन, हेल्डट, 2014 टीवी सीरीज मारेक, इन स्टार्क्स टीम, 2014 टीवी सीरीज, बिजनेस एज यूजुअल, डेर प्रोफेट फ्लिक्टमिट, 2014, स्टार फाइटर डी, 2015 टीवी मूवी सहायक स्टीवंस, ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड, 2015 लियो इमासोवा, ऑक्यूपाइड, 2015 टीवी सीरीज ओर्लोव, वोर डेर मोर्गनरोटे, 2016 सैमुअल मालामुद, बर्लिन स्टेशन, 2016 टीवी सीरीज जोल्टन वासिले, डेर क्रोएटियन क्रिमी, 2016 से 2021 टीवी श्रृंखला एमिल पेरिका, नोएमी लेनोयर, जन्म 19 सितंबर 1979, 3 एक फ्रांसीसी मॉडल और अभिनेत्री है। वह गुच्ची, लोरियल, नेक्स्ट, गैप, टॉमी हिलफिगर, विक्टोरिया सीक्रेट, बालमेन पेरिस हेयर कौचर और मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ अपने काम के लिए जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन 2005 के कांस फिल्म समारोह में नोएमी लेनोर का जन्म लेस उलिस, एस्सोन, फ्रांस में हुआ था। 4 उनकी मां एक सफाई करने वाली महिला है और हिंद महासागर में फ्रांसीसी द्वीप रियूनियन से आती है। वह अफ्रीकी और भारतीय जातीयता की है, जबकि उसके पिता मुख्य भूमि फ्रांस के एक फ्रांसीसी और एक इलेक्ट्रीशियन हैं। 4 जब वह 17 वर्ष की थी, लेनोर को फोर्ड मॉडलिंग एजेंसी ने देखा और न्यूयॉर्क में मॉडलिंग शुरू कर दी। 2015 में नोएमी लेनोर कैरियर पेरिस के पास एक बैंलियू जिले में पली बढ़ी, जिसे वह यहूदी बस्ती कहती है। लेनोर को पहली बार 1997 में 17 साल की उम्र में देखा गया था, जब एक डाकघर में एक फोर्ड बुकर ने उनसे संपर्क किया था। 5 उन्होंने 1997 में लोरियल के साथ अनुबंध किया और तब से लेटिटिया कास्टा और दीर्घकालिक मॉडल और अभिनेत्री एंडी मैकडॉवेल के साथ उनके विज्ञापनों में दिखाई दीं। उन्होंने विक्टोरियाज सीक्रेट, गैप, नेक्स्ट और कई अन्य के लिए भी काम किया है। लेनोर क्रिसमस 2009 तक 4 वर्षों तक यूके के हाई स्ट्रीट रिटेलर मार्क्स एंड स्पेंसर का चेहरा थे। उद्धरण वांछित 6 और उन्हें साथ ही मॉडल एरिन ओकॉनर, ट्विगी और लॉरा के साथ विभिन्न ब्रिटिश टीवी विज्ञापनों, पत्रिकाओं और बिलबोर्ड में देखा गया था। बेली लेनोर 2012 में मार्क्स एंड स्पेंसर के विज्ञापन में लौट आईं, जहां उन्हें सर्वोत्कृष्ट रूप से ब्रिटिश मनोरंजन के चयन का आनंद लेते हुए देखा गया।
7. 2007 में लेनोर ने अभिनेता जैकी चैन और क्रिस टकर के साथ हिट फिल्म रश ऑवर 3 में अभिनय किया। 2009 में लेनोर ने अशर के एकल हे डैडी डैडीज होम के संगीत वीडियो में अभिनय किया। 8. उसका प्रतिनिधित्व मॉडल एक द्वारा किया जाता है। 9. व्यक्तिगत जीवन 2015 कांस फिल्म फेस्टिवल में नोएमी लेनोर रैपर स्टोमी बग्सी के साथ रिश्ते के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी क्लाउड मैकेले के साथ रहीं। 10. उनका एक बेटा है। 10. 2009 की शुरुआत में यह जोड़ी अलग हो गई। 11. लेनोर ने अगस्त 2015 में एक बेटी को जन्म दिया। 12. आत्महत्या का प्रयास 9 मई 2010 को लेनोर को उसके पेरिस स्थित घर के पास एक पार्क में अपने कुत्ते को घुमाने वाले एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के संदिग्ध प्रयास के बाद बेहोश पाया गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसके शरीर में बड़ी मात्रा में ड्रग्स और अल्कोहल पाया गया। 13, 14, 15 उन्होंने फरवरी 2011 में ब्रिटेन की गार्जियन वीकेंड पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में आत्महत्या के प्रयास के बारे में बात की और स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में बेवकूफ़ी भरा कुछ किया है। 5. कुछ लोगों ने इस घटना को एम्ब्रोस ऑलसेन, डॉल किम, टॉम निकॉन, हेले कोहले और रुस्लाना कोर्शुनोवा की आत्महत्याओं के साथ साथ उस समय फैशन उद्योग में चल रही आत्मघाती त्रासदियों की श्रृंखला के एक मामले के रूप में संदर्भित किया है। 16. यूरोपाकॉर्प ऐसे शुरुआती लोगों में यूरोपाकॉर्प के रूप में शैलीबद्ध एक फ्रांसीसी मोशन पिक्चर कंपनी है जिसका मुख्यालय पेरिस के उत्तरी उपनगर सेंट रेनिस में है और कुछ पूर्ण सेवा स्वतंत्र स्टूडियो में से एक है जो फीचर फिल्मों का निर्माण और वितरण दोनों करता है। यह उत्पादन, वितरण, घरेलू मनोरंजन, वीओडी, बिक्री, साझेदारी और लाइसेंस, रिकॉर्डिंग, प्रकाशन और प्रदर्शनी में माहिर है। यूरोपाकॉर्प का एकीकृत वित्तीय मॉडल विभिन्न स्रोतों से राजस्व उत्पन्न करता है जिसमें कई शैलियों की फिल्में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक मजबूत उपस्थिति है। 14 वर्षों में यूरोपाकॉर्प ने 80 से अधिक फिल्मों का निर्माण और सहनिर्माण किया है और अब रॉयजी फिल्म्स कैटलॉग के एकीकरण के बाद 500 से अधिक शीर्षक वितरित कर रहा है। स्टूडियो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत कमाई क्षमता वाली अंग्रेजी भाषा की फिल्मों के निर्माण में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। 2. कंपनी ने सफल टेकन 3 और ट्रांसपोर्टर श्रृंखला का विकास और उत्पादन किया। 3. कंपनी ने 2010 में यूरोपाकॉर्प टेलीविजन के माध्यम से टीवी श्रृंखला का निर्माण शुरू किया जिसने पहले ही यूरोपाकॉर्प की लोकप्रिय टैक्सी फिल्म फ्रेंचाइजी को अनुकूलित कर लिया था। 2018 के बाद से कंपनी को अपने अध्यक्ष और बहुसंख्यक मालिक ल्यूक बेसन पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उथल-पुथल का सामना करना पड़ा है। 4. 5. इतिहास कंपनी की स्थापना 1992 में ल्यूक बेसन द्वारा लीलू प्रोडक्शंस के नाम से की गई थी, लेकिन इसने कई वर्षों बाद टैक्सी और द डांसर की रिलीज के साथ पूरी तरह से फीचर फिल्मों का निर्माण और सहनिर्माण शुरू किया। 2000 में कंपनी का नाम बदलकर यूरोपाकॉर्प कर दिया गया। 6. ल्यूक बेसन ने 1990 में लेस फिल्म्स जू डॉफिन नाम से एक छोटी प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई थी, जो लीलू प्रोडक्शंस बटा यूरोपाकॉर्प के बाहर अस्तित्व में है। 7. गौमोंट से बेसन के पुराने सहयोगी पेरेंज ले पोगम, जो बेसन की कई निर्देशित फिल्मों के पीछे की प्रोडक्शन कंपनी थी, 2000 में यूरोपाकॉर्प में शामिल हुए। उन्होंने 1985 से बेसन के साथ पहले वितरण निदेशक के रूप में और 1997 से उपप्रमुख के रूप में काम किया था। गौमोंट में कार्यकारी अधिकारी। यूरोपाकॉर्प में उन्हें बेसन के दाहिने हाथ के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने बेसन के साथ असहमति के कारण 2011 में कंपनी छोड़ दी। 8. जुलाई 2007 में यूरोपाकॉर्प ने यूरोनेक्स्ट पेरिस पर अपना आईपीओ सफलतापूर्वक प्रबंधित किया। 9 मई 2008 में मीडिया विनियमन के लिए फ्रांसीसी प्राधिकरण CSA ने फ्रांस में एक मोबाइल टीवी चैनल के लिए आवेदन करने के लिए अपने निमंत्रण में यूरोपाकॉर्प टीवी परियोजना का चयन किया। उद्धरण वांछित 2013 में लिसा एलजी, जो अब तक लायंसगेट और 20वीं सेंचुरी फॉक्स की निर्माता थीं, को यूरोपाकॉर्प के यूएस मोशन पिक्चर प्रोडक्शन के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 10. 2018 में बेसन पर एक अभिनेत्री द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया था जो गुमनाम रहना चाहती है। 11. बलात्कार के आरोप के बाद यूरोपाकॉर्प के शेयर 17% गिरकर केवल $2.31 $2.70 रह गए। 12. बाद में उसी वर्ष
यूरोपाकॉर्प ने अपना फ्रांसीसी टेलीविजन डिवीजन मीडियावान को बेच दिया और इसका नाम बदलकर स्टोरिया टेलीविजन कर दिया गया। यूरोपाकॉर्प रोइसी फिल्म्स लाइब्रेरी को गौमोंट को बेचने पर भी सहमत हुआ। 13, 5 और महिलाओं ने बेसन के खिलाफ इसी तरह के बयान दिए। 14 मई 2019 में यूरोपाकॉर्प को एक फ्रांसीसी वाणिज्यिक अदालत से 6 महीने की कर्ज माफी दी गई और अदालत के संरक्षण में रखा गया। 15, 16 एक सप्ताह बाद स्टूडियो ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया। 17 इसका स्टॉक मूल्य गिरकर €0.67 हो गया था। इसके निर्माण में कोई फिल्म नहीं थी। 16 दिसंबर 2019 में कंपनी पर $182 मिलियन का कर्ज था और यह वाइन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के साथ लंबी बेलआउट वार्ता में थी। 18 संरचना 2007 में यूरोपाकॉर्प का स्वामित्व ल्यूक बेसन के पास उनकी कंपनी फ्रंटलाइन के माध्यम से 62% और पियरेज ले पोगम के पास 8.06% था। 23% सार्वजनिक था। 9, 19 बेसन को यूरोपाकॉर्प के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जीन जूलियन बैरोनेट नवंबर 2008 तक यूरोपाकॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। क्रिस्टोफ लैम्बर्ट 2010 से 2016 तक सीईओ थे। 20 मार्क शमुगर को 2016 में सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। 21 डिजिटल फैक्ट्री ल्यूक बेसन के माध्यम से यूरोपाकॉर्प से संबंधित है। 22 पोस्ट प्रोडक्शन ध्वनि का प्रबंधन मुख्य रूप से नॉर्मंडी साइट पर किया जाता है, जबकि दृश्य प्रभाव पेरिस में किया जाता है। सितंबर 2016 में यह घोषणा की गई थी कि चीनी फिल्म कंपनी फंडामेंटल फिल्म्स ने यूरोपाकॉर्प में 27.9% हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जो कंपनी में दूसरी सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई है। 23 जून 2017 में यूरोपाकॉर्प ने सोनी एटीवी म्यूजिक पब्लिशिंग के साथ एक संगीत प्रकाशन समझौते पर हस्ताक्षर किए। 24 और उस महीने के अंत में स्टूडियो को €120 मिलियन 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा हुआ। 25 अंतर्राष्ट्रीय आयाम यूरोपाकॉर्प ने विश्व बॉक्सऑफिस हिट टेकन विश्व बॉक्सऑफिस पर $224 मिलियन, आर्थर एंड द इनविजिबल्स $107 मिलियन, ट्रांसपोर्टर 3 $106 मिलियन और हिटमैन $100 मिलियन का निर्माण किया है। यूरोपाकॉर्प के 2 प्रोडक्शन यूएस बॉक्सऑफिस पर शीर्ष पर रहे हैं। 2005 की गर्मियों तक ट्रांसपोर्टर 2 और 2009 के वसंत में लिया गया। यूरोपाकॉर्प प्रस्तुतियों में कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सितारे दिखाई दिए हैं। जिम कैरी, पेनेलोप क्रूज, रॉबर्ट डी नीरो, डेविड डचोवनी, मॉर्गन फ्रीमैन, सल्मा हायेक, टॉमी ली जोन्स, जेट ली, जॉन मेल्कोविच, जेसन स्टैथम, ब्रिटनी मर्फी, लियाम नीसन, मैडोना, फ्रेडी हाइमोर, इवान मैकग्रेगर, लू रीड और अन्य। नतीजतन फिल्में आमतौर पर अंग्रेजी में शूट की जाती है। 26 तो दोस्तों पार्ट 1 की बात की जाए तो वो हमें तकरीबन 2015 में 9 अक्टूबर को देखने को मिला था। और कलेक्शन और बजट की बात की जाए तो इसका बजट 22 मिलियन का था, जिसके अंदर इसने कलेक्शन तकरीबन 72.6 मिलियन का किया था, जो कि मूवी को सुपर डुपर हिट बनाता है। बाकी मैंने पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।